नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के शिखर में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो संबंधित जो विशेषताएं हैं, जो कथन हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, उन एग्जाम पे जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस के पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये जो मौलिक अधिकार है वो किन को प्राप्त है? पहला प्रश्न ये बनता है कि जो संविधान में मौलिक अधिकार जो बताए गए हैं वो किन को प्राप्त हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि हमें प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। भारत के नागरिकों के साथ साथ ये जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उनको भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक अधिकार है या फिर कथन जो असत्य सत्य है उसमें पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है। तो ये संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ लेकर है? 12 से लेकर 35 के मध्य है। मौलिक अधिकार है वो संविधान में कहाँ से लिए गए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार है वो संविधान में अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा जो निर्मात्री थी, उन्होंने अपना जो कार्य था वो समितियों के द्वारा किया था। तो संविधान जो संघ समिति अलग थी, जो हमारे जो अल्पसंख्यक समिति अलग थी, यानी कि जो जितने भी कार्य उन्होंने किए उन्होंने उसके लिए कमेटी बनाई थी। तो जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तथा उनसे जो संबंधित उप समिति है, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और आपको फ्रेंड जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष आपको याद रखने हैं और उनको एक साथ नोट करना है, क्योंकि जैसे उसमें जो सूची मिलान करते हैं, उसमें जो मैचअप करते हैं, उसमें आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अभी वीडियो का एग्जाम होने वाला है तो आपको ये थोड़ा जो एग्जाम ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो जो हमारा मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार अर्थात विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो संपत्ति अर्जन करने का जो अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और जो कौन सा अधिकार है जो हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। और कौन से संशोधन से हटाया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में जो वर्णित था संपत्ति का अधिकार उसे हटाया गया था। तो ये जो लाइन है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखिए जो वर्तमान में जो संविधान को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है वे कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, यानी कि सबको समान रूप से क्या मिले? अवसर मिले। तो समानता का अधिकार, इसमें जो हमारे है सामाजिक समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है, जितनी भी हमारे समानताओं का उल्लेख किया गया उन सब का, आर्थिक समानता है, विधिक समानता है, जितनी भी समानता है नागरिकों को मिलनी चाहिए उन सभी समानताओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 के तक है। इसमें प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, जितनी भी समानता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें इनका वर्णन है, क्योंकि आपको अनुच्छेद भी सीधे पूछ ले जाते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जो अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? वर्णित है। और इसमें जितनी भी स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, उन सभी स्वतंत्रताओं का क्या है? वर्णन है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति या किसी भी व्यक्ति का, किसी महिला का अगर जो शोषण होता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार उन्हें मिले हुए हैं, या बच्चों का जो भी शोषण होता है उनके विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं। और इनका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 23 से
24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो 4th नंबर का अधिकार है वो क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हम अपने, वैसे तो हमारा भारत है वो क्या है, एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन हम जो भारत ने अपने नागरिकों को क्या कह रखा है कि आप अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए उनके अंतर्गत। तो वो कौन कौन से हैं, वो अपन जो कैसे हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम अपने धर्म को अपना सकते हैं। तो हम एक ऐसे पंथ निरपेक्ष राज्य में, एक पंथ निरपेक्ष देश में रहते हुए भी हम अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं और उसको अपना सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे। और ये किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 25 से 28 में। तो जो 4 अधिकार है वो कौन से हो गए, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब जो 5वां जो अधिकार है वो कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको शिक्षा पाने का अधिकार है। तो और कोई धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो उससे संबंधित जितने भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य है। फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा अधिकार है वो कौन सा है, वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके संबंध में एक और कथन मुझे याद आ रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार तथा प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। और ये कथन किसका है, गजेंद्र गढ़कर का, श्री गजेंद्र गढ़कर जी का। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार तथा प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। तो ऐसा क्या है अनुच्छेद 32 में जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बड़ा कथन कहा कि अगर अनुच्छेद 32 को संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान शून्य घोषित हो जाएगा। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। पहले अब अपन बात करते हैं समानता का अधिकार, जो कि कहां से कहां तक वर्णित है, 14 से 18। पहला जो है उसमें जो वर्णन किया गया है वो क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। सबसे पहले तो फ्रेंड्स लोगों को ये समझ नहीं आता कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि जो कानून के आधार पर कानून में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना गरीब है, कोई कौन सी जाति से है, कोई कौन से धर्म से है, उसके कानून के समक्ष, कानून के सामने व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति होता है, ना वो कोई किसी धर्म से संबंधित होता है, ना ही वो किसी जाति से धर्म संबंधित होता है, ना ही वो उसके आधार पर लिंग के साथ भेदभाव किया जाता है कि अगर वो स्त्री है तो उसे पहले न्याय मिलेगा या उसे पहले न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून के समक्ष सब लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये जो शब्दावली है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो विधि के समक्ष समानता है, ये जो शब्दावली है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और जो विधियों का समान संरक्षण है, जो कानून का जो हम समान संरक्षण करते हैं, ये जो शब्दावली है वो कहाँ से ली गई है, कानून की जो, और ये कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और ये क्या एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक अवधारणा है, यानी कि कानून का समान संरक्षण, यानी कि हमारा जो कानून है, हमारी जो विद्या है, उनका हमें समान रूप से क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल 14 में कहा गया है। उसके बाद जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है कि उसमें सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के संबंध में प्रावधान है, यानी कि लोगों को समाज में क्या करना चाहिए, उनके साथ भेदभाव ना हो। जैसे इसमें क्या लिखा गया है, ये जो अनुच्छेद है वो 15(1) से लेके 15(6) तक है। और इसमें क्या कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि लोगों के साथ, यानी कि जितने भी नागरिक है भारत के, जो भी व्यक्ति हैं, उनके साथ न तो धर्म के आधार पर, न मूलवंश के आधार पर। ये जो आपकी लाइन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनका कर्म भी पूछ लिया जाता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल जो 15(1) है उसमें कहा गया था कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूलवंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 52 है, 15(2) यानी कि 15 और ब्रैकेट में 2, उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल व लिंग
के आधार पर होटलों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश से वंचित नहीं करेंगे। यानी कि आप जो भी पब्लिक प्लेस है, जो भी आप रेस्टोरेंट है, अगर आप वहां पे, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति नहीं आ सकता, वहां पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 52 में मंदिर, विद्यालय शब्द नहीं आया है। यानी कि आप अगर चाहे तो मंदिर में ये प्रतिषेध लगा सकते हैं कि इससे, ये जो मंदिर है इसमें सिर्फ महिलाएं आ सकती है, ये सिर्फ जो मंदिर है उसमें सिर्फ पुरुष आ सकते हैं। और विद्यालय में भी आपने देखा होगा, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल है या फिर गर्ल्स जो स्कूल है, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि संविधान में लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं करना, आपको तो गर्ल्स स्कूल में लेना है एडमिशन, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये विद्यालय शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि विद्यालय में अपन क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं कि लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कियों की कक्षा अलग, और लड़कों का स्कूल अलग, लड़कों की कक्षा अलग। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं, और आपको इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है वो क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 15(6) जो कि 103वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, आपको जो अभी लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है उनके ऊपर भी विचार रखना है और उनको करंट के साथ जोड़ते जाना है। जो आर्टिकल 15(6) है वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया था, तथा इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, यानी कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये जो वीकर क्लास है वो क्या होंगे, अपना ही जो वर्ग है ना उसमें ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 10% लोग होंगे, और इनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये किस में लिखा गया था, ये जो संविधान संशोधन किया गया था 103वां संविधान संशोधन 2019। तो ये फ्रेंड्स था सामाजिक समानता से संबंधित आर्टिकल 15। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो नियुक्ति होती है, उसमें जो अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 16 जोड़ा गया है। और इसमें भी आर्टिकल 16(6), आर्टिकल 16 जो 6 है, आर्टिकल 16(5) है, ये क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, ये क्या है, अनुच्छेद 17। ये किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 17। और इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में अस्पृश्यता नहीं की जा सकती। और इसके लिए पहली बार अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, आपको यह अधिनियम याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता अधिनियम कब लागू किया गया था, 1955 में। और ये जो अधिनियम है इसमें संशोधन कब किया गया था, 1976 में संशोधन किया गया था। फ्रेंड्स, अगला जो है वो है उपाधियों का अंत, यानी कि अनुच्छेद 18। आपको पता होना चाहिए कि जो पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराजा की अलग उपाधि होती थी, राजा महाराजा अपनी उपाधि धारण करते थे। तो संविधान लागू होने के बाद आप किसी व्यक्ति को राजा घोषित नहीं कर सकते, किसी को राजा की उपाधि नहीं दे सकते, किसी को महाराज की उपाधि नहीं दे सकते। ये जितनी भी उपाधि है उनको बंद कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए कि जैसे कि राज्य शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में और जो सेना का क्षेत्र है, सैन्य क्षेत्र है, उसको छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जैसे महाराज किसी को संत इसकी उपाधि दे दी तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो आपको बताया कि एक वाद आया था कि 1955 के बालाजी राघवन वाद में उन्होंने वाद क्या किया था कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, वो भी तो उपाधियां हैं। तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार थी, जो हमारी सरकार थी, उन्होंने उल्लेखित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 1955 के बालाजी राघवन वाद में कहा गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री ये क्या है, उपाधियां नहीं है, बल्कि ये क्या है, नागरिक सम्मान है। और इन्हें अनुच्छेद 18 के तहत क्या माना गया है, घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में और क्या कहा गया है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि भारत का नागरिक दूसरे देशों से कोई पदवी या उपाधि धारण नहीं, भारत का नागरिक दूसरे देशों से कोई पदवी या उपाधि नहीं ले सकता। और क्या कहा गया है कि भारत का व्यक्ति यदि विदेश की सेवाओं में, यानी कि विदेश में काम कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना पदवी नहीं ले सकता। और तीसरी बात क्या कही गई कि यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन सेवाओं में है तो वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना दूसरे देशों से पदवी नहीं ले सकता। ठीक है। और आपको ये जो अनुच्छेद है और इसमें जो बात आर्टिकल जो इसके टाइटल है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समानता का अधिकार है वो 14 से लेके 18 तक इसमें वर्णन है। पहले में आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, धर्म,
मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, ये बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, यानी कि आप सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में क्या कर सकते हो, उपाधियां प्रदान नहीं कर सकते, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।